बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर हिस्ट्री तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हम टर्मिनोलॉजीज़ एंड एब्रीवेशंस पर बात करेंगे। कुछ इस्तिलाहात एब्रीवेशंस ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल लगती हैं, उनको मुश्किल पेश आती है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यानी इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी काफ़ी अहम है। ये इस्तिलाहात यानी एब्रीवेशंस अक्सर पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पूछी जाती हैं, तो हम इनके हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या होती है? कोल्ड वार यानी सर्द जंग। इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी ऐसी जंग जो कि हथियारों की बजाय माशी, माशरती और सियासी पॉलिसी, हिकमत अमली, स्ट्रेटजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लड़ी जाए, उसको कोल्ड वार कहा जाता है। ये दरअसल दो निज़ामों की जंग है, कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म। कम्युनिज़म वो निज़ाम था जिसको रशिया पसंद करता था और कैपिटलिज़म वो निज़ाम है जिसको अमेरिका पसंद करता है। तो जंग अज़ीम अव्वल यानी वर्ल्ड वार वन 1914 के बाद और जंग अज़ीम दोम 1945 के बाद दुनिया दो ब्लॉक में तकसीम हो गई। कुछ ममालिक में कम्युनिज़म राइज था, ख़ास तौर पर यूरोप के कुछ ममालिक में, और कुछ ममालिक में जैसे बरतानिया में और फ़्रांस में कैपिटलिज़म का निज़ाम राइज था। अब रूस जो है वो कम्युनिज़म का हामी था और अमेरिका कैपिटलिज़म का। तो इस हवाले से दोनों के दरमियान माशी, माशरती और सियासी हिकमत अमली स्ट्रेटजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी जंग शुरू हो गई जिसको सर्द जंग या कोल्ड वार कहा जाता है। इसका ख़ात्मा फिर 1990 में हुआ जब रूस टुकड़े टुकड़े होकर ख़त्म हो गया, मतलब उसकी ताकत कम हो गई। दो सुपर पावर्स थीं, अमेरिका और रशिया। उसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर 1990 के बाद एक ही सुपर पावर बनकर सामने आई यानी अमेरिका। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में चाइना अमेरिका से माशी और सियासी हवाले से आगे निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसी जंग को जिसमें दूसरों को लड़ाया जाए, जंग हथियार इस्तेमाल ना किए जाएँ, मिसाइल इस्तेमाल ना किए जाए, बल्कि पॉलिटिकल एंड इकनॉमिकल स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाएँ, उसको कोल्ड वार कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है रेड क्लिफ अवार्ड। अक्सर ये पेपर्स में पूछा जाता है कि रेड क्लिफ अवार्ड से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय रेड क्लिफ अवार्ड। दरअसल 1947 सब कॉन्टिनेंट बरसगीर की तकसीम से पहले एक मंसूबा बनाया गया था, 3 जून 1947 का मंसूबा, जिसमें ये तय पाया था कि बरतानिया यानी ब्रिटिशर जिनका होल्ड था बरसगीर पर, वो बरसगीर को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इस हवाले से एक बरतानवी वकील साइरस रेडक्लिफ ने एक अवार्ड बनाया था जिसमें सूबा पंजाब और सूबा बंगाल को तकसीम कर देना था। यानी सूबा पंजाब और सूबा बंगाल को तकसीम कर दिया जाएगा कि कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ मुस्लिम आबादी होगी और कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ इंडियन आबादी होगी यानी हिंदुओं की आबादी होगी। तो दरअसल ये सूबा पंजाब और सूबा बंगाल की तकसीम के हवाले से एक मंसूबा था। चूँकि इसका इंचार्ज एक बरतानवी वकील रेडक्लिफ था, इसलिए इसको रेडक्लिफ अवार्ड कहा जाता है और इसको बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि बाउंड्री मुकर्रर करनी थी सूबा पंजाब और सूबा बंगाल की। तो ये 1947 में हुआ था, जिसमें सूबा पंजाब और सूबा बंगाल के हवाले से तकसीम पर मबनी ये अवार्ड मुश्तमिल था, जिसमें बरसगीर को तकसीम करने के हवाले से काम किया गया था। तो रेडक्लिफ नाम के एक वकील ने इसकी इंचार्जशिप ली थी और इस पर काम किया था, इसलिए इसको रेडक्लिफ अवार्ड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये तंजीम 1961 में बनी थी। दरअसल 1945 दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। कुछ ममालिक रशिया के साथ थे, कुछ ममालिक अमेरिका के साथ थे। अभी हमने आपको बताया कि कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म की जंग थी जिसको कोल्ड वार कहा जाता है। कुछ ममालिक जो अमेरिका के साथ थे उनमें कैपिटलिज़म का निज़ाम था, कुछ ममालिक जो रशिया के साथ थे उनमें कम्युनिज़म का निज़ाम था। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी थे थर्ड पार्टीज़ जो कि
ना अमेरिका के साथ थे और ना रशिया के साथ थे, यानी थर्ड ब्लॉक था। फर्स्ट ब्लॉक अमेरिका के साथ था, सेकंड ब्लॉक रशिया के साथ था, लेकिन थर्ड ब्लॉक किसी के साथ शामिल नहीं था। यानी ये एक ऐसे ममालिक की तंजीम थी जो गैर जानिबदार थे, जो गैर तरफदार थे कि जंग होती है या अमन होता है, लड़ाई होती है या लड़ाई नहीं होती, वो किसी का साथ नहीं देंगे, एक साइड पर रहेंगे और तरक्की के हवाले से दूसरे की मदद करेंगे। तो ऐसे ममालिक पर मुश्तमिल ममालिक की एक तंजीम बनाई गई जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है, यानी गैर जानिबदाराना ममालिक की तंजीम, गैर तरफदाराना ममालिक की तंजीम। और ये तंजीम कब बनाई गई थी? 1961 में। इसको शॉर्ट फॉर्म में NAM नैम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है यूके। अक्सर आपने देखा होगा कि यूके क्या है और ग्रेट ब्रिटेन क्या है। इन दोनों के दरमियान आज हम देखते हैं कि फ़र्क क्या है। असल में ब्रिटिश, द ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके, ये होता क्या है? ब्रिटिश तो कहा जाता है इंग्लैंड को, यानी जिसमें ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज़ रहते हैं इसको इंग्लैंड या ब्रिटिश कहा जाता है, और ये यूरोप में है। ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम किसको कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम में 4 जो है वो मुल्क शामिल हैं, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। कौन से ममालिक शामिल हैं? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यानी आयरलैंड का कुछ हिस्सा शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है, इंग्लैंड और वेल्स शामिल हैं। तो इन चारों पर मुश्तमिल हिस्से को यूके, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन है वो उसमें आयरलैंड शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन में 3 ममालिक हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, जबकि यूके, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स शामिल हैं। ठीक है। इसके अलावा जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक मुल्क शामिल है, यानी इंग्लैंड, उसमें वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल नहीं हैं। अगर तीनों को शामिल किया जाएगा तो ये बन जाएगा द ग्रेट ब्रिटेन, और अगर आयरलैंड का कुछ हिस्सा भी शामिल कर लें तो ये बन जाएगा यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। उसके बाद यूएसए क्या है? यूएसए दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को बरतानिया यानी अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की है। और उसके बाद जो शुमाली अमेरिका है यानी नॉर्दर्न अमेरिका है, उसकी 50 रियासतें बन गई हैं जिन्होंने आज़ादी हासिल की है। जनूबी अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसने अलग बाद में आज़ादी हासिल की, लेकिन 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और 50 रियासतें एक यूनाइटेड नेशन के तौर पर सामने आईं, एक यूनिटी के तौर पर सामने आईं, तो उसको यूएसए कहा गया, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की मुत्तहिदा रियासतें। और अगर आप अमेरिका का फ़्लैग देखें, अमेरिका के फ़्लैग पर 50 सितारे बनाए गए हैं। अमेरिका के फ़्लैग पर 50 सितारे बनाए गए हैं जो कि 50 रियासतों को ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब ये है कि 50 सितारे, ये 50 जो स्टार्स हैं अमेरिका के फ़्लैग पर, ये उसकी 50 स्टेट्स हैं। ये 50 स्टार्स उसकी 50 स्टेट्स हैं। तो इसको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शॉर्ट फॉर्म में यूएसए कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है यूनेस्को। ये एक एब्रीवेशन, इसकी टर्म जो है अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि यूनेस्को से क्या मुराद है, इसकी एब्रीवेशन लिखें। तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इदारा है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 1945 में बनाया गया। और इसका मकसद क्या था कि तालीम, साइंस और कल्चर यानी सकाफ़त को फ़रोग़ दिया जाए। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को का एब्रीविएशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है यूनिसेफ।
यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ ये भी अक़वाम मुत्तहिदा UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इदारा है जो कि 1946 में बनाया गया। इसका एब्रीविएशन मुकम्मल फुल फॉर्म में क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, यानी ये इदारा बच्चों की निगहदाश्त, देखभाल और उनकी तालीम के लिए, उनकी तरक्की के लिए बच्चों के हवाले से बनाया गया है। इसके हवाले से फ़ंड रेज़ किए जाते हैं और गरीब ममालिक में जहाँ बच्चों की तालीम और सेहत के हवाले से वहाँ वो फ़ंड लगाए जाते हैं। तो ये इदारा 1940 में 1946 में बनाया गया था और शॉर्ट फॉर्म इसको यूनिसेफ कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ठीक है। उसके बाद है USSR। अक्सर आपने देखा होगा, किताबों में सुना होगा कहीं कि USSR, कोई USSR की बात करता है तो आपके जहन में क्या आता है? ये दरअसल रशिया का पुराना नाम है। 1990 से पहले रूस एक बहुत बड़ी ताकत था। इसका मुकाबला अमेरिका से रहता था। यहाँ जो निज़ाम था वो कम्युनिज़म था, यानी इश्तराकियत, सोशलिज़म था। और इसके हवाले से कोल्ड वार के हवाले से पहले बात भी हुई है। तो फुल फॉर्म इसका क्या है, फुल नेम क्या है इसका? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। बहुत सारी रियासतें थीं जो कि 1990 के हवाले से 1990 के बाद वो आज़ाद हो गई, रशिया के टुकड़े हो गए। उसमें 6 इस्लामी जो स्टेट्स थीं वो भी अलग हुई थीं, जैसे उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान वग़ैरह, वो भी 1990 में ही आज़ाद हुई थीं। और 1990 के बाद इसको USSR नहीं कहा जाता बल्कि इसको रशिया कहा जाता है, जबकि पहले इसको USSR कहा जाता था। और USSR क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है। अब इसको जस्ट रशिया कहा जाता है। उसके बाद है सीटो एंड सेंटो। सीटो एंड सेंटो अक्सर ये पाक स्टडी के पेपर में और वर्ल्ड हिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है कि सीटो और सेंटो से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय सीटो एंड सेंटो। तो ये दरअसल 2 मुआहदे हैं। सबसे पहले हम सीटो की बात करेंगे। सीटो क्या है? साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी कहते हैं मुआहदे को, कि ये कुछ ममालिक के दरमियान मुआहदा हुआ था और ये 1954 में हुआ था। दरअसल ये साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, नेपाल, इनकी दिफाई मकसद के लिए, दिफाई मकासद के लिए, इनके डिफेंस के लिए एक मुआहदा हुआ था 1954 में। उस हवाले से अमेरिका और रशिया ने भी अपना किरदार अदा किया था। तो दिफाई मकासद यानी जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, इनकी दिफा के लिए, इनके डिफेंसिव पर्पस के लिए एक मुआहदा हुआ था 1954 में मनीला में, यानी फ़िलिपाइन में। तो उसको साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में सीटो, SEATO, सीटो कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था। चूँकि ये फ़िलिपाइन के शहर मनीला में हुआ था, इसलिए इसको मनीला पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है। मकसद क्या था? कि दिफाई ज़रूरियात को पूरा करना, दिफा करना, डिफेंसिव पर्पस के लिए ये मुआहदा हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट है सेंटो। सेंटो क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये मुआहदा बगदाद में 1955 में हुआ था। इसका मकसद क्या था? इसमें तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है। इस हवाले से यूनाइटेड किंगडम बरतानिया ने भी अपना किरदार अदा किया था। और ये मुआहदा चूँकि बगदाद में हुआ था, इसलिए इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। और ये कब हुआ? 1955 में। यानी सीटो हुआ 1954 में और सेंटो हुआ 1955 में। 1954 में कौन सा मुआहदा हुआ? सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और 1955 में कौन सा मुआहदा हुआ? सेंटो, CENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रीटी का मतलब है मुआहिदा। इसका मकसद भी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करना था, दिफा करना था, डिफेंसिव जो है वो टारगेट अचीव करने थे। किसके? टर्की, ईरान, पाकिस्तान और जॉर्डन के, इराक़ के। ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक मुआहिदा है, ये एक मुआहिदा है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो दरअसल ये क्या था? ये द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इज़ ए मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट बैन्स ऑल न्यूक्लियर टेस्ट। 1996 1996 में एक मुआहदा हुआ था, और इस पर अमेरिका के हवाले से UNO ने यह पाबंदी लगाई थी कि जो भी ममालिक हैं जो कि ख़ास तौर पर UNO के जो मेंबर हैं, उनमें फ़ौजी मकासद के लिए या मुल्की मकासद के लिए जहाँ भी जोहरी यानी एटमी तवानाई के हवाले से एटमी तवानाई या जोहरी तवानाई को इस्तेमाल करने के हवाले से जो टेस्ट हो रहे हैं उनको बैन कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इस हवाले से तमाम ममालिक में न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, न्यूक्लियर प्लान्स के हवाले से, न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई भी मुल्क न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर के हवाले से कोई भी मनसूबा नहीं बनाएगा। तो उस मुआहदे को कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? CTBT। ठीक है। कब ये मुआहदा हुआ? 1996 में। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, पहली जंग अज़ीम कब हुई थी? 1914 में। 1914 में ये शुरू हुई है, और कब ख़त्म हुई? 1918 में। 1918 में ये ख़त्म हुई है। 1914 में शुरू हुई, 1914 में, और ख़त्म कब हुई? 1918 यानी 1918 में। इसकी वजह जो बताई जाती है जंग अज़ीम अव्वल की, वो ये थी कि सर्बिया के लोगों ने ऑस्ट्रिया के बादशाह पर हमला कर दिया था। ऑस्ट्रिया के बादशाह फर्नांडो ड्यूक का कत्ल हुआ था, जिसकी बिना पर ऑस्ट्रिया ने मदद मांगी थी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से, और सर्बिया ने मदद मांगी थी जर्मनी और तुर्की से। तो इस तरह कई ममालिक के दरमियान जंग शुरू हो गई। इसमें दो पावर्स थीं, एक अलाइड पावर्स थी जिसमें अमेरिका, बरतानिया, रशिया और फ्रांस और ऑस्ट्रिया थे, जबकि दूसरी जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें जर्मनी, तुर्की और सर्बिया शामिल थे। लेकिन इस पहली जंग अज़ीम में जर्मनी को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। इस तरह तुर्की में सल्तनत उस्मानिया भी ख़त्म हो गई थी इसी जंग की वजह से, इस जंग के इख्तिताम पर। और इसमें अलाइड पावर्स यानी इत्तेहादी अमेरिका, बरतानिया, रशिया और फ्रांस जीत गए थे। ठीक है। ये जंग शुरू कब हुई है? 1914 1914 में, और ख़त्म कब हुई है? 1918 1918 में। उसके बाद है वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई है 1939 में, 1939 में, और ख़त्म हुई है 1945 में। वर्ल्ड वार 2 ये वही जंग है जिसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए थे। पहला बम गिराया था, एटम बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा एटम बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर। और ये जंग 1939 में शुरू हुई है। इसमें भी 2 ग्रुप थे। पहला था अलाइड पावर्स यानी अमेरिका, बरतानिया, रशिया, फ्रांस और इटली, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, सर्बिया और इसमें जापान भी शामिल हो चुका था। तो इस जंग में जापान और जर्मनी को शिकस्त हुई थी, जबकि अमेरिका, बरतानिया, रशिया और फ्रांस जीत गए थे। ठीक है। उसके बाद है लीग ऑफ नेशंस। ये पहली जंग अज़ीम के बाद दुनिया के ममालिक में अमन यानी पीस कायम करने के लिए बनाई गई थी। ये किसी भी हवाले से दुनिया में बनाई जाने वाली पहली लीग है, पहला मुआहदा है जो नेशंस के दरमियान हुआ। लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस ये लीग ऑफ नेशंस का इदारा ये जो कि 1920 में बनाया गया था, ये नाकाम हो गया, क्योंकि इसका मकसद ये था कि जंग को रोका जाए और दुनिया के ममालिक के दरमियान अमन और सलामती कायम की जाए।
लेकिन ये इदारा अपने मकासद में कामयाब ना हो सका और दूसरी जंग अजीम को ना रोक सका जो कि 1939 में शुरू हुई। ठीक है। उसके बाद है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का मुआहदा पहली जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वार के फ़ौरन बाद हुआ था 1919 में, 1919 में। और वर्सेल्स ये एक मकाम है, जगह है फ्रांस में। ये दरअसल ये मुआहदा था। इस मुआहदे की जो अहम शर्त थी, जो अहम कंडीशन थी, जो मेन पॉइंट है वो ये था कि जर्मनी को डीवेपनाइज एंड डीमिलिटराइज कर दिया जाए। कि जर्मनी चूँकि जंग हार चुका था, अब जर्मनी से जो मिलिट्री है यानी फ़ौज है उसको ख़त्म कर दिया जाए और जर्मनी से जितने भी हथियार हैं वो उठा लिए जाएँ, ताकि जर्मनी दोबारा जो है वो जंग की तरफ ना आ सके। ज़ाहिर बात अब जर्मनी ने अपना बदला लेना था, तो इत्तेहादी ममालिक चाहते थे किसी तरह भी जर्मनी ताकतवर ना हो, यहाँ से फ़ौज का ख़त्म हो जाए, हथियारों पर बंदिश हो जाए, हथियार ना बनाए जाएँ और ना इनको बेचे जाएँ, बल्कि जो हथियार हैं वो उनसे ले लिए जाएँ। इस हवाले से वर्सेल्स में एक मुआहदा हुआ था कि जर्मनी जो है वो अपनी फ़ौजी ताकत को कम कर देगा, बल्कि ख़त्म कर देगा। तो इस हवाले से फ्रांस के एक शहर वर्सेल्स में मुआहदा हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं। इसी के बाद से जर्मनी के लोगों ने बदला लेने के लिए नाज़ी पार्टी बनाई थी एडोल्फ हिटलर ने, और जिसने फिर बदला लिया भी। लेकिन ये जो मुआहदा था ये दरअसल ये था कि जर्मनी से हथियारों और फ़ौज का ख़ात्मा किया जाए, और ये मुआहदा 1919 में हुआ था। ठीक है, पहली जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद। उसके बाद है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये इदारा 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था। ये इदारा दूसरी जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद बनाया गया था और मकसद क्या था कि दुनिया के ममालिक के दरमियान अमन व सलामती पैदा की जाए और जो पसमानदा ममालिक हैं उनकी माली इमदाद की जाए। ये इदारा जो है इस इदारे का सदर दफ्तर अमेरिका के शहर वाशिंगटन में है, और इस इदारे का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 6 इसके बड़े इदारे हैं जैसे जनरल असम्बली, सलामती कौंसल, आलमी अदालत इंसाफ, सेक्रेटरीट वगैरह। अच्छा, ये इदारा कब बनाया गया है? 1945 में। इसके मेंबर ममालिक की तादाद इस वक्त 193 है। पाकिस्तान भी UNO का मेंबर है और इसकी मौजूदा तादाद कितनी है? 193 इसकी मौजूदा तादाद है मेंबर्स की, यानी UNO के मेंबर्स की तादाद है 193। उसके बाद है ECO, इकनॉमिकल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये तंजीम जो है ये 1985 में बनाई गई है। इसका मकसद क्या था कि ममालिक के दरमियान माशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए, और ये इसमें कौन से ममालिक शामिल हैं? 10 ममालिक शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान, मालदीव, इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, इसमें बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। इसके अलावा किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान भी शामिल हैं। तो 10 ममालिक इसमें, तुर्की और ईरान भी शामिल हैं। 10 ममालिक इसमें शामिल हैं। ठीक है। ECO क्या है? इकनॉमिकल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनाई गई? ये इदारा कब बनाया गया? 1985 में। उसके बाद है सार्क। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है कि सार्क का एब्रीविएशन क्या है। सार्क एब्रीविएशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी जनूबी एशिया के ममालिक की इलाकाई तरक्की की तंजीम। ये कब बनाई गई है? 1985 में। सार्क की तंजीम यानी साउथ एशियन एसोसिएशन की तंजीम ये 1985 में, 1985 में ये ढाका में बनाई गई है। ठीक है, ढाका यानी ढाका में ये बनाई गई है जी, ये ढाका में बनाई गई है। और ये कब बनाई गई है? 1985 में। ठीक है। उसके बाद यूरेशिया क्या है? यूरेशिया दरअसल एशिया और यूरोप, 2 बड़े आज़म हैं। एशिया और यूरोप दोनों को मिलाकर एक टर्म बनाई गई है यूरेशिया, यानी यूरेशिया से मुराद बड़े आज़म एशिया और बड़े आज़म यूरोप। कुछ जोग्राफिया दान, जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि एशिया और यूरोप ये दरअसल 2 बड़े आज़म नहीं हैं। दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं। एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों कुछ जुग्राफियादान कहते हैं कि एशिया और यूरोप दो ममालिक नहीं हैं, बल्कि एक ही दो बर आज़म नहीं हैं, बल्कि एक ही बर आज़म है, जिसको वो यूरेशिया के नाम से पुकारते हैं। यानी एशिया और यूरोप को जो है वो जमा किया गया है। कहा जाता है कि एशिया और यूरोप दो बर आज़म नहीं हैं, बल्कि एक ही बर आज़म है, जिसको उन्होंने यूरेशिया कहा है। ठीक है।